Good morning, guys. Myself Saurav Srivastava. I started going to teach you today history, and today is the part 5 of this chapter. And in today's class, I am going to discuss about France abolished monarchy and becomes a republic. ठीक है, यानी कि फ्रांस में मोनार्की यानी कि राज्यतंत्र का अंत होता है और साथ में रिपब्लिक की क्या होती है, शुरुआत होती है। आज हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे फ्रांस में, और फ्रांस के बाद ही पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात शुरू की जाने लगी। अगर फ्रांस में मोनार्ची को हटा के रिपब्लिक लाया जा सकता है तो और कंट्री में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रांस, देखिए, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, फ्रांस में कंडीशन जो है वो कब बदलनी शुरू हुई, तो जब लुई 16 के पावर को नेशनल असेंबली यानी कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसे नेशनल असेंबली बोला जाता था, उसने उस राजा की पावर को कम कर दिया और राजा को सिर्फ राजा बने रहने दिया। बाकी सारे पावर किसके अंदर आ गए, फ्रांस नेशनल असेंबली के अंदर आ गए। तो जैसे जैसे सिचुएशन बदली, ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन करके रखा हुआ था। तो इसका मतलब कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई सारी बातें क्या होंगी, माननी पड़ेगी, ये उसका मतलब था। ठीक है, तो ही एंटर्ड इनटू सेक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है, तो क्योंकि फ्रांस में उसकी पावर क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, क्योंकि फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा था, तब वो पर्शिया के राजा के साथ नेगोशिएशन, ओके, यानी कि उसके साथ अब प्लानिंग करने लगा। ठीक है, रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की जो आसपास की नेबरिंग यानी कि जो पड़ोसी देश थे, वो भी इस बात से जेलसी फील कर रहे थे या चिंतित थे कि फ्रांस आखिर इतनी तेजी से डेवलप कैसे कर रहा है। ओके, एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और 1789 में गर्मी से पहले उन नेबरिंग कंट्रीज ने अपनी सेनाओं को भेज करके टू पुट डाउन द इवेंट, वो सारी चीजें रोकने की कोशिश की जो फ्रांस में चल रही थी। बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा होने से पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। देखिए, फ्रांस को भी पता था कि नेबरिंग कंट्री से क्या है, बहुत जल रही है, मतलब बहुत चिंतित है कि फ्रांस इतनी तेजी से डेवलप क्यों कर रहा है। तब फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट किया और वोट करके एक अमेंडमेंट पास किया, संशोधन, मतलब एक हम कह सकते हैं बिल पास किया, जिसके थ्रू उसने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया दोनों ही कंट्री के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, यानी कि वॉर को अनाउंस कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रू फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर ने वहां की फ्रेंच और आर्मी को ज्वाइन किया। दे सा दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। इस वॉर को ऐसे देखा जाता था कि लोग अपने अधिकार के लिए खुद लड़ रहे हैं, वो भी किसके खिलाफ, यूरोप के सारे राजा के खिलाफ लड़ाई हो रही है। एमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के गाने गाए जाने लगे। ठीक है ना, दे sang was the Marseillaise composed by the poet रोगेट डी लैस्ले, मतलब एक मार्सेले नेशनल हम कह सकते हैं कि नेशनल एंथम इस समय फ्रांस का बन गया है, उसको फ्रांस में गाया जाने लगा। और उस गीत को किसने लिखा था, रोगेट डी लैस्ले ने। इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर फ्रॉम मार्सेले एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। ठीक है, जब लोग यानी कि वॉलंटियर्स फ्रांस पेरिस की तरफ मूव कर रहे थे तो मार्सेले लोगों ने इसे गाया था, इसलिए सो गॉट इट्स नेम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मार्सेले। द मार्सेले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। आपसे पूछा सकता है कि व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो आप कह सकते हैं कि मार्सेले इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। बात समझ में आ रही है। द रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल, यानी कि इस लड़ाई की वजह से इकोनॉमिक डिफिकल्टी, लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी, लेकिन फ्रांस को तो आजादी चाहिए थी, तो फ्रांस ये सब चीजें करने के लिए क्या था, राजी था। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family. जब लोग सीमा पर, मतलब लड़के जो थे यानी कि मेन जो थे वो सीमा पर लड़ाई लड़ रहे थे, तब घर की औरतों ने घर की जिम्मेदारी को संभाला और फैमिली की जिम्मेदारी को संभाला, यानी कि खर्चे को मेंटेन किया, यानी कि सब लोग कोऑपरेट कर रहे थे। Large section of the population were convinced that the revolution
had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society. पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा सेक्शन ये सोच रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट किसको दिए गए हैं, तो सोसाइटी के अमीर लोगों को दिए गए हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है. पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रलाइंग पॉइंट फॉर द पीपल हु wished to discuss government policies and plan their own form of action. Political clubs जो थे वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन चुके थे जहां लोग इस बारे में डिस्कस करते थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी और आगे किस तरह की चीजें हो सकती हैं. The most successful these clubs was that of the Jacobins, और उन सबसे महत्वपूर्ण क्लबों में से एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था. Women too who had been active throughout this period, मतलब लड़कियां या औरतें भी इस टाइम पे जो एक्टिव थी, formed their own club, उन्होंने भी अपने own club को बनाया है. इसको हम सेक्शन 4 में डिस्कस करेंगे. ओके, the member of the Jacobin club belong mainly to the less prosperous section of the society. मतलब जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो मेनली उस फैमिली से आते थे जिनको SC ST माना जाता था, या हम कह सकते हैं कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से वो आते थे. ओके, They included small shopkeeper, उसमें छोटे दुकानदार, artisan छोटे किसान, shoemaker जूते बनाने वाले, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servant and daily wage worker. छोटे छोटे लोग जैकोबिन क्लब से बिलोंग करते थे. The leader was Maximilian Robespierre, और उनका जो लीडर था उसका नाम क्या था, Maximilian Robespierre, जो इन सब को डील कर रहा था, इन सब लोगों को डील कर रहा था. A large group among the Jacobins decided to start wearing long sleeve trousers similar to those worn by the dock workers. डॉक वर्कर की तरह जैकोबिन क्लब के लोगों ने भी डिसाइड किया कि वो चौड़ी पट्टी वाले पैंट को पहनेंगे ताकि उनको एक विशेष पहचान मिल सके. This was to themselves apart from the fashionable section of the society, और उनको कहीं ना कहीं ये फैशनेबल सोसाइटी से भी क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. स्पेशली नोबल्स, जो सम्मानित लोग थे उनसे, who wore knee breeches, जो घुटने के नीचे तक अपनी पैंट को पहनते थे. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of the knee breeches. और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में जो नोबल्स थे, रिचर सेक्शन थे, जो घुटने के नीचे तक पैंट पहनते थे, उनको छोटा दिखाने की भी कोशिश की जाती थी या उनके बराबर खड़े होने की कोशिश की जानी थी. इसलिए these Jacobins came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches, मतलब ऐसे लोग जिनके घुटने दिखाई नहीं देते थे. ओके, Sans culottes men wrote in addition the red cap, वो लोग लाल रंग के टोपी पहनते थे जो किसका प्रतीक था, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक था. मतलब लाल टोपी पहनने मतलब हम क्या है, इंडिपेंडेंट है. ओके, वुमेन however wrote not allowed to do so, जबकि औरतों को ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. इन द समर ऑफ 1792, 1792 की गर्मी में जैकोबिन प्लान्ड एंड ठीक है इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस who were angered by the short supplies and high price of the food. मतलब जैकोबिन ने प्लान किया कि, और लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स ने प्लान किया, और इस बात से वो बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे कि क्या, तो फूड की प्राइस अचानक इंक्रीज हो गई थी क्योंकि मार्केट में फूड की जो सप्लाई थी वो कम हो चुकी थी. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की सुबह दे स्टॉर्म्ड द प्लेस ऑफ द टेलरीज, वो टेलरीज की किले की तरफ बढ़े. मैस्कट द किंग गार्ड, मतलब राजा के गार्ड को मार दिया. एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एट द हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर, और कई घंटे तक राजा को बंदी बनाकर रखा गया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, बाद में असेंबली ने वोट किया कि राजा की फैमिली को बंदी बना लिया जाए. ओके, इलेक्शंस वर हेल्ड, चुनाव हुए. And from now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, go to the right to vote. और ऐसे सारे लोग जो 21 साल या 21 साल से बड़े थे उन सबको वोटिंग के राइट्स दिए गए, चाहे वो रिच हो, गरीब हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म मानते हो, सबको वोट देने के राइट दिए गए. The newly elected assembly was called the convention. जो नई असेंबली इलेक्ट होकर आई उस असेंबली का नाम रखा गया क्या, कन्वेक्शन. ओके, कन्वेंशन. ओके, सॉरी, कन्वेंशन. On 24th December 1792, it abolished the monarchy and declared France as a republic.
एक ये डेट को याद रखिएगा, 21 सितंबर, ठीक है ना, 21 सितंबर 1792 को मोनार्की यानी कि राजतंत्र को अवैध घोषित किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलीगल बताया जाता है, और साथ में फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री यानी कि गणतंत्र देश अनाउंस किया जाता है। एज यू नो, और रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री होती है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज नो हेरेडिटरी मोनार्की, यहाँ पे राजतंत्र जैसा कोई भी सीन नहीं होता। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री के बारे में आप जान सकते हैं। लुई 16 was sentenced to death by a court on a charge of treason, ठीक है। treason का मतलब होता है betrayal of one's country or a government, मतलब लुई 16 को मौत की सजा दी जाती है। एंड 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde. The Queen Mary Antonio met with the same fate shortly after, ठीक है। यानी कि 21 जनवरी 1793, ये भी डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी की सजा दी जाती है, वो भी पूरी पब्लिक के सामने। और कुछ दिन बाद उसकी रानी मैरी एंटोनियो को भी फांसी की सजा दी जाती है। ओके, द राइन ऑफ टेरर, ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यानी कि अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, या अगर हम चाहें तो आज ही इसको पढ़ाया जा सकता है, तो पढ़ ही लेते हैं आज ही। ओके, द राइन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रेफर्ड टू द राइन ऑफ टेरर, मतलब 1793 से लेकर के 1793 से लेकर के और 1794 तक, 1793 से लेकर के और 1794 तक इस पीरियड को राइन ऑफ टेरर माना जाता है। राइन ऑफ टेरर का मतलब आतंक का समय, मतलब फ्रांस में ऐसी बहुत चीजें गलत हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ था उस टाइम पे, तो देखते हैं। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पियर जो था उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि पूरी तरह से गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लिया जाए और गलत लोगों को दंडित किया जाए, यानी कि पनिशमेंट दिया जाए। ऑल दोज whom he saw as a being enemies, ऐसे सारे लोग जो उसको लगते थे कि उसके दुश्मन हो सकते हैं, ठीक है ना, या रिपब्लिक के दुश्मन हो सकते हैं, जिसमें नोबल, क्लेयर्जी, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, उसकी पार्टी के भी सदस्य, ये सारे लोग अरेस्ट किए गए, जेल में डाले गए, और बाद में जरूरत पड़ी तो उनको फांसी की सजा भी दी गई। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेयर गुलेटिन, ठीक है। अगर कोर्ट उन्हें अपराधी मानता तो उन्हें गुलेटिन के, गुलेटिन का मतलब होता है, गुलेटिन एक ऐसी मशीन होती थी, ठीक है, जिस पर रख कर लोगों के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता, मतलब लोगों के सर को काट के अलग कर दिया जाता। तो गुलेटिन एक ऐसी मशीन होती थी, ठीक है। द गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, ठीक है। गुलेटिन एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स होते थे, ऐसे 2 पोल्स होते थे, इस पे एक ब्लेड लगा होता था, ब्लेड ऐसे ब्लेड होता था, यहाँ पे सर रख के ब्लेड आता था नीचे, सर को काट के क्या करता था, अलग कर देता था। इसको डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसे गुलेटिन मशीन बोला जाता था, ठीक है। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने एक लॉ किया कि आप मैक्सिमम सेलिंग प्राइस से ज्यादा, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि इससे ज्यादा, जैसे मान लीजिए किसी के प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए तय कर दी गई, तो 10 रुपए का प्रोडक्ट का क्या कहलाएगा, सीलिंग प्राइस कहलाएगा। सीलिंग का मतलब 10 रुपए से ज्यादा आप नहीं बेच सकते, कम भले ही बेच सकते हैं, ठीक है। तो सीलिंग का मतलब ये होता है। सीलिंग वेजेस भी तय कर दिया, सीलिंग प्राइस भी तय कर दिया। मीट, ब्रेड व राशन, मीट और ब्रेड ये दोनों को राशन की दुकानों पर बांटा जाने लगा। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब छोटे किसान को ये बाध्य किया गया कि वो अपने अनाज को पैदा करेंगे और पैदा करके शहर में फिक्स्ड प्राइस जो गवर्नमेंट ने तय की है उस पर ही बेचेंगे, ठीक है ना। द यूज ऑफ द मोर एक्सपेंसिवली व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, ठीक है। ऑल सिटीजंस वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन, ठीक है, इक्वली ब्रेड, सभी सिटीजन को ब्रेड खाने के लिए बाध्य किया गया। लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है ना। एंड इक्वालिटी वाज आल्सो sought टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, ठीक है। लोगों को बोलने की आजादी छीन ली गई, ठीक है ना, वो स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते थे। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशन मॉन्सर, सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वेयर henceforth citoyen एंड citoyen सिटीजन, ठीक है ना।
मॉन्सर को सर बोला जाता था, मैडम को मैडम बोला जाता था, ठीक है ना, सिटिजन को सिटीजन वहां का बोला जाता था। ये फ्रांस की लैंग्वेज है। चर्च में शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया और उसकी बिल्डिंग को तोड़ करके गवर्नमेंट ऑफिस बना दिया गया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अब कुछ सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से क्या था, गलत भी था। रोबेस्पियर पर्ज्ड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation। ठीक है ना, रोबेस्पियर ने कुछ और भी चेंजेस की जब उसके सपोर्टर्स ने मॉडर्नाइजेशन का डिमांड किया। फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट। बाद में मतलब उसकी पार्टी के लोग ही रोबेस्पियर का विरोध करने लगे। फाइनली 1794 में कोर्ट ने उसे गिल्टी माना, अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन उसे बुलेटिन मशीन पर, जिस पर उसने कई लोगों को मौत की सजा दी थी, उस पर उसे ही काट दिया गया। ओके, अब इस सेक्शन का लास्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अ डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। लास्ट हेडिंग है हमारे पास अ डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। ओके, तो देखिए, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सेज पावर। ठीक है, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, ठीक है, कि गिरने की बाद वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सेज पावर। अब पावर किसके हाथ में आ गई? तो जो ज्यादा अमीर लोग थे मिडिल क्लास के, उनके हाथ में पावर आ गई। ठीक है, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, which denied the vote to non property section of the society। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसको वोट देने से मना किया गया। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें 2 तरह के इलेक्टिव, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही फ्रांस में भी इंप्लीमेंट किया गया। These then अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, इसने एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया, एक एग्जीक्यूटिव बनाया जिसमें 5 मेंबर होते थे। दिस वाज मींट एज द सेफगार्ड, और इस तरह से एक सेफगार्ड की तरह काम करता था अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर द जैकोबिन्स। मतलब जैकोबिन क्लब में जो पावर एक आदमी के हाथ में थी, अब वो पावर 5 आदमियों के हाथों में बांट दी गई। ओके, हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि डायरेक्टर जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू देश को चलाएगा। हु देन शुड टू डिसमिस देम, और चाहे तो उन्हें डिसमिस भी कर सकता है 5 मेंबर में से किसी को। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना, और पॉलिटिकल पावर जिसमें मिलिट्री का डायरेक्टर जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, कहीं ना कहीं इन चीजों को वो गलत मानता था। वो फिर से चाहता था कि फ्रांस में राजतंत्र आए, यानी कि मोनार्की वापस आए, और ऐसा होता भी है। तो ऑल दीज चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो चाहता था गवर्नमेंट के सारे फॉर्म को चेंज किया जाए। द आइडल्स ऑफ द फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नियम बनने से पहले, एंड फ्रेटर्निटी रिमेन्स इंस्पायरिंग आइडल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस। फ्रांस में पॉलिटिकल मूवमेंट को बढ़ावा मिले एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, और पूरे यूरोप में भी इस तरह की एक्टिविटी धीरे धीरे देखने को मिली। अब 4th पार्ट जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कब? अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।